हेलो फ्यूचर के डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। माय नेम इज ब्रह्ममय साहू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फेलियर विद फिजिक्स। तो आप सबको पता है कि हम लोग नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोगों ने वर्क पर एनर्जी का 3 पार्ट ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी 70 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। तो ये होगा आपका वर्क फॉर एनर्जी का पार्ट 4, जो कि आखिरी पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का। और इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग 2017 से लेके 2025 तक 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंसिडर ए ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट 1 किलोमीटर. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. Take GH constant with a value of 10 meter per second square. The work done by gravitational force and resistive force. देखिए, एक रेनड्रॉप है, यहाँ पे मान लेते हैं हाइट पे, कितना हाइट पे 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब जो हाइट है वो 1000 मीटर है। ओके, इसको हमने ड्रॉप किया तो कहाँ गिरा, नीचे गिरा। कितने वेलोसिटी से हिट किया ग्राउंड को, 50 मीटर पर सेकंड से, 50 मीटर पर सेकंड। तो आप लोगों को पता होगा जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो कहता है वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल फोर्स मतलब कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है नीचे और रजिस्टिव फोर्स लग रहा है ऊपर, क्योंकि बॉल नीचे आएगा तो रजिस्टिव फोर्स, जो एयर का रजिस्टिव फोर्स है वो ऊपर लगेगा। ओके, तो नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ग्रेविटी नीचे लग रहा है और बॉडी भी नीचे जा रहा है, तो वर्क डन कितना होगा mgh प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यू जीरो है इनिशियल वेलोसिटी, सो हाफ इंटू 1 ग्राम मतलब 10⁻³ kg इंटू 50 स्क्वायर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, mgh है। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, mgh मतलब 10⁻³ इंटू 10 इंटू h मतलब 1 किलोमीटर 1000, तो कितना हो जाएगा 10 जूल। तो यहाँ पे पुट कर लो 10 प्लस WF इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू 2.5 इंटू 10⁻³। ओके, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू हाउ मच हो जाएगा, 2.5 माइनस 10, सो माइनस 8 पॉइंट, ये 2.25 हो जाएगा 8.75 जूल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी सिंपली mgh। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम लोग टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू नेट चेंज काइनेटिक एनर्जी करके हम लोग वर्क डन बाय फ्रिक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी इनिशियली रेस्ट एंड along a frictionless track from a height h just completes a vertical circle of diameter AB equal to d. The height h is equal to, देखिए एक बॉडी यहाँ से नीचे गया। ओके, तो वो कितने वेलोसिटी से गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 था। तो जब यहाँ पे पहुँचेगा तो इसका कुछ वेलोसिटी आएगा भी। ओके, तो ये बोला है कि कितना वेलोसिटी से ये नीचे पहुँचेगा और एच का हाइट पूछा है, तो एच कितना रखेंगे कि ये वर्टिकल सर्किल जो है वो कंप्लीट कर ले। वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, रूट ऑफ 5g/r, 5g/r। तो यहाँ पे d दिया हुआ है, r मतलब d/2, 5g इंटू d/2। तो इतना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए। अभी ये वेलोसिटी कहाँ से आएगा, ये वेलोसिटी जो आएगा वो कहाँ से आएगा, इस हाइट की वजह से ऊपर से नीचे इतना आया, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। ओके, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी है, mgh इक्वल टू हाफ एम भी मिनिमम स्क्वायर, कैंसर। तो भी मिनिमम कितना हो जाएगा, भी मिनिमम स्क्वायर हो जाएगा आपका 2gh। और यहाँ पे अगर फाइंड करेंगे तो भी मिनिमम स्क्वायर कितना हो जाएगा 5gd/2। तो यहाँ पुट कर लीजिए इसको, तो 5gd/2 इज इक्वल टू 2gh, जी कैंसिल। ओके, तो h का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 5d/4। अगर 5d/4 हाइट से हम लोग इसको
इसे इंक्लाइन प्लेन से छोड़ेंगे तो इंक्लाइन प्लेन का जो हाइट है वो 5d/4 होगा, तभी ही ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m collides with another stationary block having mass 4m. The lighter block comes to rest after the collision. When the initial velocity of the lighter block is v, then the value of coefficient of restitution. देखिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, क्या होता है? E इक्वल टू V2 माइनस V1 बाय U1 माइनस U2। तो यहाँ पे U1 क्या है? मान लेते हैं 2 ब्लॉक्स है, ये M1 है, तो M1 कितना दिया हुआ है? M दिया हुआ है। M2 कितना दिया हुआ है? 4M दिया हुआ है, 4M। तो इनिशियल वेलोसिटी M1 का U1 है जो बिफोर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन जो M1 का वेलोसिटी है वो कितना है? V1 है। इसका U2 है, इसका आफ्टर कोलिजन कितना है? V2 है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है। तो E1 क्या था पहले? E1 द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज V, मतलब E1 क्या था? V था। तो जब M स्टेशनरी ब्लॉक से टकराया मतलब U2 क्या हो जाएगा? 0। द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट मतलब V1 इक्वल टू 0 और V2 हमें नहीं पता है। ओके, तो पूछा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इनिशियल मोमेंटम कितना था? mv प्लस 0 इक्वल टू 4m v2। तो v2 कितना हो जाएगा? v/4। अब e का फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं, तो क्या है? v2 कितना है? v/4। v1 कितना है? 0। u1 कितना है? v है माइनस 0। तो e कितना हो जाएगा? 1/4 मतलब 0.25। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा b, 0.25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ मास 5m at rest suddenly breaks on its own into 3 fragments. 2 fragments of masses m each, mutually perpendicular direction with speed v each. The energy released during the process each. देखिए क्या हुआ यहाँ पे, एक पार्टिकल था जिसका मास कितना था? 5m था। मास कितना था? 5m था। ये मान लेते हैं इसका जो मास है वो है 5m। इनिशियली 0 पे था तो इनिशियल वेलोसिटी 0। ओके, ये ब्रेक्स हो गया 3 फ्रैगमेंट्स में। ये ब्रेक्स हो गया 3 फ्रैगमेंट्स में। ये है एक फ्रैगमेंट, ये है दूसरा, ओके, और ये तीसरा। तो आफ्टर द ब्रेकिंग क्या हुआ? तो ये m था, ये m, तो ये बाकी कितना बचा? 3m। तो m और m भी वेलोसिटी से म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले गए। तो मान लेते हैं ये v डैश वेलोसिटी जाता है। ओके, तो इसमें बोला है कि टोटल एनर्जी कितना रिलीज हुआ, मतलब फाइनली टोटल जो एनर्जी हुआ वो कितना हुआ? ओके, तो फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ mv² प्लस हाफ mv² प्लस हाफ 3mv²। ओके, तो यहाँ पे हम लोग v डैश कैसे निकालेंगे? देखिए इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0 था। फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। मान लेते हैं इसका मोमेंटम p1 है, इसका p2 है, इसका p3। तो क्या p3 p1 प्लस p2 प्लस p3 इक्वल टू 0 हो जाएगा? तो क्या p3 हो जाएगा -p1 माइनस p2? तो p1 और p2 परपेंडिकुलर हैं तो p3 आपका हो जाएगा रूट ऑफ p1² प्लस p2², p1² प्लस p2²। ओके, तो p3 का क्या मैं लिख सकता हूँ? 3m इंटू वी डैश इक्वल टू mv² प्लस mv² रूट। ओके, तो यहाँ पे 3m वी डैश हो जाएगा आपका √2mv। तो हमें वी डैश हो जाएगा आपका √2/3v। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ mv² प्लस हाफ mv² प्लस हाफ इंटू 3m इंटू वी डैश² मतलब 2/9v²। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। तो के कितना हो जाएगा? mv² प्लस mv²/3। तो आंसर हो जाएगा 4/3 mv²। So option D will be correct. Next question. If mass m is attached to a thin wire and wheeled in a vertical circle, the wire is most likely to break. देखिए एक वर्टिकल सर्कल है, मान लेते हैं ऐसे, ये वर्टिकल सर्कल है,
यहाँ पे बोला है कि कहाँ पे ब्रेक करेगा, कहाँ पे ब्रेक करेगा मतलब वहाँ पे ब्रेक करेगा जहाँ पे आपका टेंशन फोर्स ज़्यादा होगा, टेंशन फोर्स ज़्यादा होगा। देखिए, incline at an angle 60 degree from vertical, the mass at its highest point, the wire is horizontal, the mass is at lowest। पहला है कि बोला गया कि यहाँ पे जब ये एंगल बनाएगा 60 डिग्री यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे कितना टेंशन होगा, यहाँ पे एम बी स्क्वायर बाय आर बाहर लगा, एम जी नीचे, तो टेंशन इधर, ये पॉइंट ए मान लेते हैं। बी, द मास इज एट हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट, यहाँ पे लगेगा एम जी नीचे, ऊपर लगेगा एम बी स्क्वायर बाय आर और नीचे लगेगा आपका टी। सी, द वायर इज हॉरिजॉन्टल, अगर वायर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एम बी स्क्वायर बाय लगेगा, आर लगेगा बाहर, एम जी लगेगा नीचे, द मास इज एट लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम जी लगेगा नीचे, एम बी स्क्वायर बाय आर लगेगा नीचे, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन है, लोएस्ट पॉइंट पे। सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पे है, लोएस्ट पॉइंट पे है, डी पे। ओके, तो डी पे टेंशन ज़्यादा है, तो डी पे ब्रेक करने की संभावना जो है, वो पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। ओके, सबसे पहले वो डी पे अगर ब्रेक करेगा तो डी पॉइंट पे ब्रेक करेगा, मतलब लोएस्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स F 20 plus 10y acts on a particle y direction where F is Newton y meter. Work done by the force to move the particle y equal to 0 to y equal to 1। देखो वर्क डन क्या होता है, ये y डायरेक्शन मूव कर रहा है तो F dy, तो F कितना है 20 plus 10y इंटू डी वाई, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 20y प्लस 5y स्क्वायर 0 to 1, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 25 जूल। तो 25 जूल जो है वो वर्क करेगा। ओके, वर्क डन बाय द फोर्स 25 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विद स्पीड u कोलाइड अनदर बॉडी b ऑफ मास 2m एट रेस्ट, द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए। देखिए क्या था, यहाँ पे एक बॉडी था ए बॉडी, इसका मास कितना था 4m, कितने वेलोसिटी से जा रहा था u, कोलाइड विद अनदर बॉडी b ऑफ मास 2m, b यहाँ पे था, कुछ दिया नहीं है तो रेस्ट पे था। ओके, तो 2m इसका b है ये। ओके, एट रेस्ट b इक्वल टू 0, इसका वेलोसिटी 0 था। ओके, आफ्टर द कोलिजन, हेड एंड कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी। देखिए आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, ये बिफोर कोलिजन केस है, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी जो हो गया वो v1 हो गया, ओके 4m का, और इसका वेलोसिटी कितना हो गया v2 हो गया, किसका 2m। तो मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में दोनों चीज़ें कंजर्व रहती है, मोमेंटम एंड एनर्जी, तो मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं, मोमेंटम कंजर्व। ओके, मोमेंटम कंजर्व करते हैं, तो 4m इंटू यू प्लस 0 इक्वल टू 4m v1 प्लस 2m v2, मतलब 2u इक्वल टू 2v1 प्लस v2, 2v1 प्लस v2, तो यहाँ पे आपका v2 आ जाएगा 2u माइनस 2v1। तो आपको पता है कि इस केस में जो e का वैल्यू होता है वो 1 होता है, मतलब v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, u1 माइनस u2 1 हो जाएगा, तो v2 और v1 तो v2 और v1 हो गए, v2 माइनस v1 इक्वल टू u माइनस 0 इक्वल टू 1। ओके, तो v2 जो आपका आ जाएगा वो u प्लस v1 आ जाएगा, u प्लस v1 आ जाएगा। तो पहले इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं 2u इक्वल टू 2v1 प्लस u प्लस v1, v2 की जगह पे u प्लस v1 पुट कर दिया। ओके, तो v1 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा u बाय 3। अभी यहाँ पे बोला है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बाय ए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बाय ए मतलब ए ने कितना लॉस किया, फ्रैक्शन ऑफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ए ने कितना लॉस किया काइनेटिक एनर्जी लॉस बाय ए डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ए, तो लॉस कितना हुआ हाफ इंटू 4m u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ 4m इंटू u1 स्क्वायर, तो 4m ये कैंसिल हो गया,
ओके, तो U1 स्क्वायर बाय V1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय U1 स्क्वायर, तो U1 माइनस V1 स्क्वायर बाय U1 स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना है V1 स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/9, सो आपका आ जाएगा 8/9। तो 8/9 फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी जो हुआ वो ए के द्वारा वो लॉस हुआ। ओके, तो ऑप्शन विल बी सी, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट 60 मीटर at the rate of 15 kg per second to operate a turbine. The losses due to frictional force are 10% of the input's energy. How much work is generated by the turbine? देखिए, वाटर फॉल कर रहा है कितने हाइट से, 60 मीटर हाइट से, h इक्वल टू 60 मीटर, कितना dm/dt है आपका 15 kg पर सेकेंड, 15 kg पर सेकेंड। तो लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10%, 10% लॉस हो गया। जब ऊपर से नीचे करेगा तो पावर पूछा है। ओके, देखो 10% लॉस हो गया मतलब कितना बचा, पावर होता है आपका कितना एनर्जी यूज हुआ डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो d/dt ऑफ कितना एनर्जी यूज हुआ 90%, अगर 10% लॉस हो गया तो कितना यूज हुआ 90% बाय dt बाय, ओके, तो 90% मतलब अब यहाँ पे लिख सकते हैं d/dt ऑफ 9/10 ऑफ mgh, कितना एनर्जी गेन करेगा ग्रेविटी की वजह से mgh। ओके, तो यहाँ पे d/dt ऑफ, और यहाँ पे लिख सकते हैं 9/10 gh dm/dt, क्योंकि मास चेंज हो रहा है, यहाँ पे मास फिक्स नहीं है, h फिक्स है। ओके, तो 9/10 इंटू जी मतलब 10 इंटू 60 इंटू 50, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8100 वाट, मतलब 8.1 किलो वाट। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट s from the surface of the earth at a certain height, its kinetic energy is 3 times the potential energy. The height from the surface of the earth and the speed of the particle at that instant r. ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक बॉडी है, पार्टिकल है, उसको रिलीज किया गया कितने हाइट से, s हाइट से। तो ये बोला है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लेते हैं यहाँ पे जिसका हाइट है x, तो ये बाकी कितना बचा s माइनस एक्स। इस पॉइंट पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे √2g s माइनस एक्स। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका हाफ mv² मतलब 2g s माइनस एक्स। तो कितना हो गया ये mg s माइनस एक्स काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, कितने हाइट पे है x हाइट पे, तो mg x। तो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, मतलब mg s माइनस एक्स इक्वल टू 3 mg x, mm कैंसिल, gg कैंसिल। तो यहाँ पे s माइनस एक्स इक्वल टू 3x, x इक्वल टू s/4। तो s/4 हाइट पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अभी पूछा है कि स्पीड कितना होगा, स्पीड क्या है 2g h माइनस एक्स, तो 2g s मतलब s माइनस s/4, तो कितना हो जाएगा 3gs/4 रूट। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम हैविंग लीनियर मोमेंटम 0.3 kg मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। देखिए मास दिया हुआ है ग्राम में और ये दिया है केजी में, तो पहले मास को हम लोग कन्वर्ट करते हैं केजी में। तो 5 ग्राम मतलब 5 इंटू 10⁻³ kg। कितना मोमेंटम दिया हुआ है, मोमेंटम मतलब mv कितना दिया हुआ है 0.3 kg मीटर पर सेकेंड। अब दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे तो 1/v इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ बाय 0.3, तो कितना हो जाएगा ये 1/v फाइंड करेंगे, v फाइंड करेंगे तो 0.3 बाय 5 इंटू 10⁻³, तो यह हो जाएगा आपका 300/5, 60 मीटर पर सेकेंड। अब हो जाएगी यहाँ पे जो डिस्टेंस कितना होगा s इक्वल टू वी टी होगा कि सेम मोमेंटम है, सेम वेलोसिटी है, तो 60 इंटू कितने सेकेंड में 5 सेकेंड में 300 मीटर। तो 300 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अगर इसका मोमेंटम 0.3 kg मीटर पर सेकेंड होगा तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी दैट विल आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम।
पावर कितना दिया 100 किलोवाट, मतलब 100 इंटू 10⁻³ टाइम कितना दिया हुआ है 1 आवर, मतलब 3600 सेकेंड। तो कितना आएगा ये आएगा आपका 36 इंटू 232 मतलब 10⁻7 जूल। तो इतना एनर्जी रिलीज करेगा। अगर इसका तो पावर लिखा होता है आपके बल्ब में, तो इसका पावर अगर इतना होगा तो 1 आवर में वो कितना एनर्जी रिलीज करेगा 36 इंटू 10⁻7 जूल। So option A will be correct. An electric lift with a maximum load of 2000 kg lift plus passenger is moving up with a constant speed of 1.5 meter per second. The frictional force opposing the motion is 3000 Newton. The minimum power delivered by the motor to the lift in watts each. देखिए लिफ्ट है, उसका mg नीचे लग रहा है कितना 2000 इंटू 10 कितना हो गया 20000, और बॉडी ऊपर जाएगा तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो नीचे जाएगा कितना रहेगा 3000 न्यूटन। तो हमें इतना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये ऊपर जाए। ओके, तो कितना मिनिमम लगाना पड़ेगा, एफ विल बी मिनिमम 3000 प्लस 20000, तो कितना हो जाएगा 23000 न्यूटन। तो 23000 न्यूटन मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा हमको इसको ऊपर लेने के लिए। तो यहाँ पे बोला है कि पावर क्या होगा, तो पावर कितना होता है एफ भी मतलब 23000 प्लस 1.5 मतलब 3/2, तो ये आपका आ जाएगा 34500 वाट। तो इतना पावर आपको डिलीवर करना पड़ेगा मिनिमम। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी गिवन हॉरिजॉन्टली एक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन इंस्टेंटेनियस पावर। तो पावर क्या होता है एफ डॉट भी सिंपली आपको एफ डॉट भी करना है। तो क्या होगा 5 आई कैप -3 जे कैप प्लस 6 के कैप डॉट 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 20 के कैप, बस। तो कितना आ जाएगा 50 - 30 प्लस 120, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 140 वाट। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बुलेट ऑफ मास स्मॉल एम हिट्स ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इलास्टिकली, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम। देखिए इलास्टिकली मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। बोला कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, देखिए ये स्मॉल एम है ये कैपिटल एम है, ये रेस्ट पे है एम इक्वल टू 0, एम भी इक्वल टू 0, U2 इज 0, U1 इक्वल टू मान लेते हैं U है। तो मैक्सिमम एनर्जी कब ट्रांसफर होगा, मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर जब टोटल इनिशियल एनर्जी कितना था, इनिशियल एनर्जी था आपका m का हाफ mu²। अगर ये सारा का सारा एनर्जी अगर m2 में चला जाए, अगर कैपिटल M में चला जाए, तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगा। आपके पास अगर 10 रुपये है, अगर आप दूसरे किसी को 10 रुपये दे देते हैं तो आप मैक्सिमम आपने पैसा दे दिया, मतलब मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर हो गया। तो आफ्टर ये बिफोर कोलिजन है, तो आफ्टर कोलिजन क्या होना चाहिए, जो स्मॉल एम है वो रुक जाना चाहिए, स्मॉल एम है वो रुक जाना चाहिए, तो इसका वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए स्मॉल एम का। ओके, और कैपिटल एम का जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं भीडेक्स है। ओके, तो सारा एनर्जी इस पर ट्रांसफर हो जाना चाहिए, तो इसका एनर्जी जो होगा वो हो जाएगा कितना हो जाएगा हाफ कैपिटल एम भीडेक्स, तो ये हो जाना चाहिए आपका हाफ mu² के बराबर। अभी ये इलास्टिक कोलिजन तो मोमेंटम भी कंजर्व होगा, मतलब एम यू इक्वल टू कैपिटल एम भीडेक्स, यहाँ पुट कर लीजिए। देखिए क्या मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ एम भीडेक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ mu²। तो ये कितना हो जाएगा हाफ 1/2 एम भीडेक्स मतलब mu मतलब m² इक्वल टू हाफ mu²। तो ये उसका कैंसिल कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आपका कैपिटल एम विल बी स्मॉल एम बराबर हो जाएगा। मतलब अगर दोनों मास बराबर हो गए तभी ही मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज U। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड विल बी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हाफ kx², सेम स्ट्रिंग है मतलब U is directly proportional to x², so E1 by U2 will be x1² by x2², so x1 by x2 whole square, तो U by U2 will be equal to
x1 2/8 स्क्वायर मतलब 1/16। तो u2 कितना हो जाएगा 16u। मतलब अगर 8 सेंटीमीटर उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा 16u। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज 2t-1 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स 5 न्यूटन द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। पावर क्या होता है, क्या होता है एफ भी, एफ भी क्या होता है, एस दिया हुआ है, भी होता है ds/dt, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो 2 हो जाएगा d/dt ऑफ 2t-1। फोर्स कितना दिया है 5, वेलोसिटी कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 10 वाट, 10 वाट, ऐसा यूनिट मतलब वाट। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर above the ground. After striking the ground, it loses 50% of its energy. The height up to which the object can rebound from the ground. देखिए, एक बॉडी कितने हाइट से गिरा, 10 मीटर हाइट से। तो ये जब गिरेगा ग्राउंड पे तो ये कुछ वेलोसिटी से यहाँ पे हिट करेगा। ओके, तो मान लेते हैं भी वेलोसिटी से हिट किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। ओके, अब ये जब रिबाउंस करेगा तो हाफ ऑफ इट्स एनर्जी क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अभी कितना एनर्जी बचा, हाफ एम बी स्क्वायर। तो इस एनर्जी की वजह से ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, जस्ट एक हाइट एच डेक्स पे ये रुक जाता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू हाफ एम भी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच डेक्स। ये क्या है एम जी एच, मतलब हाफ एम जी एच इक्वल टू एम जी एच डेक्स, एम जी कैंसर, एच डेक्स इक्वल टू h/2। तो इनिशियली हाइट कितना था 10 मीटर, तो 10/2 5 मीटर। तो नया जो हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा 5 मीटर। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a horizontal direction kinetic energy 10 joule. It's displaced through x3 I cap. The force is given. Kinetic energy of the object at the end of displacement x. देखिए, वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट ds होता है ना, इंडिकेशन होता है ये वेरिएबल फोर्स के लिए। अगर फोर्स कांस्टेंट है ओके तो ये हो जाता है आपका वर्क डन। वर्क डन मतलब चेंज काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन कितना होगा -2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 3i कैप, मतलब कितना हो जाएगा -6। तो के फाइनल माइनस इनिशियली कितना था काइनेटिक एनर्जी 10 इक्वल टू -6। सो के फाइनल आपका हो जाएगा 4 जूल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 4 जूल। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। द काइनेटिक एनर्जी of two similar cars A and B are 100 joule and 225 joule respectively. On applying brakes, car A stops after 1000 meter, car B stops after 1500 meter. If FA and FB are the forces applied on the by the brakes on the car A and B, then ratio of FA and FB। देखिए, दो सेम कार है, मतलब सेम ही कार है, आइडेंटिकल कार है। ओके, कार 1 कार 2, ये A है ये B है। इसका एनर्जी कितना है काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी है 100 जूल, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है 225 जूल। कितने डिस्टेंस के बाद ये रुक जाता है, तो S1 हो जाएगा आपका 1000 मीटर, S2 कितना है, S2 है आपका 1500 मीटर। तो 1500 मीटर के बाद S2 रुक जाता है, तो फाइनल रुक जाता है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो दोनों केसेस में जो वर्क डन होगा वो चेंज काइनेटिक एनर्जी होगा के फाइनल माइनस के इनिशियल। दोनों केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो पहले केस में जो है वो वर्क डन कितना हो जाएगा एफ डॉट एस, मतलब एफ ए इंटू S1 इक्वल टू 100। सेकेंड केस में एफ डी डॉट S2 इक्वल टू 225। अब दोनों को डिवाइड कर लो, तो एफ ए बाई एफ बी इंटू S1 बाई S2 1000 बाय 1500 इक्वल टू 100 बाय 225। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा एफ ए बाय एफ बी विल बी इक्वल टू 3:2 और 3/2। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 2025 में आया था लास्ट टाइम।
A bob of heavy mass m is suspended by a light string of length L. The bob is given a horizontal velocity v naught. Okay, फिगर में दिया हुआ है. If the string gets slack at some point p. If the string gets slack at some point p, making an angle theta from the horizontal, the ratio of the speed v of the bob at the point p and its initial speed v naught. देखिए, ये बोला कि पी पे जो है वो स्ट्रिंग जो है वो स्लैग करेगा. स्लैग करेगा मतलब क्या? स्लैग मतलब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो ढीला हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ढीला. मतलब जो टेंशन है वो 0 हो जाएगा. अब यहाँ पे मान लेते हैं v है स्पीड, v इसका स्पीड है, तो ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? mv²/r इस डायरेक्शन में. और ये अगर mg है तो ये थीटा है, तो ये कितना होगा? mg साइन थीटा. तो mv²/r इक्वल टू हो जाएगा mg साइन थीटा. तो यहाँ पे जो v² आ जाएगा वो हो जाएगा gr साइन थीटा. ओके, अभी देखिए, अभी एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं. कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक. फाइनली यहाँ पे वेलोसिटी v है तो एनर्जी कंजर्वेशन कर देते हैं. तो ये हाइट कितना होगा? ये वाला हाइट, ये वाला हाइट आपका हो जाएगा. देखिए, ये तो l है और ये कितना होगा? l साइन थीटा. तो l प्लस l साइन थीटा, मतलब l इंटू 1 प्लस साइन थीटा. l इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा. तो यहाँ पे एनर्जी का कंजर्व करेंगे तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच. एच मतलब l इंटू 1 प्लस साइन थीटा. तो यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर आपका हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2gl 1 प्लस साइन थीटा. तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2gl साइन थीटा, 2gl प्लस 2gl साइन थीटा प्लस जी आर. आर मतलब यहाँ पे आर कितना है? एल है. gl साइन थीटा. तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू, तो ये आर जो है वो एल हो जाएगा. आर इक्वल टू एल ऑल्सो. ओके, तो कितना हो जाएगा? 2gl प्लस 3gl साइन थीटा, 3gl साइन थीटा. अभी बोला है कि रेशियो कितना होगा? स्पीड एट v एंड v नॉट का रेशियो. तो यहाँ पे वी स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर पहले फाइंड कर लेते हैं. तो वी स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर फाइंड करेंगे तो जी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी आर इंटू 2 प्लस 3 साइन थीटा. तो v बाय वी नॉट हो जाएगा आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 साइन थीटा पावर 1/2. तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था 2025 का. तो हमने अभी वर्क बाय एनर्जी का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, तो तब तक के लिए अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से पढ़िए और प्रीवियस क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए. ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर.